तो रिसेंटली टीम ऑफ रिसर्चर ने एक पेपर पब्लिश किया ऑन द फॉसिल डिस्कवरी ऑफ द ईओस कैंसर कॉर्वेंसिस न्यू मैक्सिको से, एंड पेपर पब्लिश हुआ था इन द एनाल्स ऑफ द कार्नेजी म्यूजियम जनरल। अगर हम बात करें ईओस कैंसर कॉर्वेंसिस अगर आ सकता है ये क्या है, तो ये एक रेप्टाइल है जो किस पीरियड्स के बिलोंग करता था, ये बिलोंग करता था पेंसिल्वेनियन सुपर पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड 305 मिलियन ईयर्स अगो। और ये किस एरिया में रहता था, प्रेजेंट डे न्यू मैक्सिको वाले एरिया में रहता था। नेम था रेप्टाइल का ईओस कैंसर कॉर्वेंसिस। ईओस कैंसर कॉर्वेंसिस रेप्टाइल था जो कार्बोनिफेरस पीरियड का था, 305 मिलियन ईयर्स अगो रहता था इन द प्रेजेंट डे न्यू मैक्सिको। सो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ईओस कैंसर कॉर्वेंसिस। तो उसकी फॉसिल डिस्कवरी हुई है जो एक रेप्टाइल था कार्बोनिफेरस पीरियड का। सो अभी अर्लीस्ट ह्यूमन कैंसर देखा गया इन द 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड बोन, एक ओल्ड बोन मिलियंस में सबसे पहला ह्यूमन कैंसर देखा गया है। वर्ल्ड किस्वाली लैंग्वेज डे 7 जुलाई को मनाया जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड किस्वाली लैंग्वेज डे। तो ये कौन ऑब्जर्व करता है, यूनेस्को। सो इट इज़ ऑब्जर्व फॉलोइंग डिक्लेरेशन दैट बाई यूनेस्को ने डिक्लेरेशन किया, तो उसके बाद हम मनाते हैं वर्ल्ड किस्वाली लैंग्वेज डे अब जुलाई 7 को, एंड दिस ईयर इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस डे था। तो इसके लिए रिजोल्यूशन पास किया था 7/3/28 विद द अडॉप्शन ऑफ वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे इन द 41st सेशन ऑफ यूनेस्को। 2021 में नवंबर 2021 में 41st सेशन हुआ था, तब इन्होंने अडॉप्ट किया था वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे। तो अब वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे मनाया जाता है एंड वॉज अडॉप्टेड बाय अ डिक्लेरेशन दैट इज लेड बाय यूनेस्को मेंबर स्टेट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है किश्वाली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो वाइडली ये अफ्रीका में बोली जाती है, सब सहारन अफ्रीका एंड सब सहारन अफ्रीका। ये इकलौती अफ्रीकन लैंग्वेज है जिसके ऑफिशियल लैंग्वेज माना है अफ्रीकन यूनियन में। तो अफ्रीकन यूनियन में 54 कंट्रीज है, तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज माना है किश्वाली लैंग्वेज, इकलौती लैंग्वेज है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। यानी फर्स्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है जो यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया इस तरीके से। तो पहली अफ्रीकन लैंग्वेज जिसे रिकॉग्नाइज किया है किश्वाली लैंग्वेज। सो अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो यहाँ पे 55 मेंबर स्टेट्स हैं इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, एंड अफ्रीकन यूनियन स्टैब्लिश हुआ था विद द सिरते डिक्लेरेशन। तो यू मस्ट रिमेंबर सिरते डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट की गई थी कहाँ पे, सिरते लीबिया में 1999। तो ये सिरते लीबिया में डिक्लेरेशन थी, सिरते डिक्लेरेशन। उसके बाद स्टैब्लिश किया था अफ्रीकन यूनियन। इसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं एंड हेडक्वार्टर इज इन अदीस अबाबा इथोपिया। एंड अफ्रीकन यूनियन वॉज अनाउंस्ड इन सिरते डिक्लेरेशन इन 1999, सो स्टैब्लिश इन 1999। एंड द मोटो ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। तो सिरते ये लीबिया में सिटी है, तो यहाँ पे सिरते डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद स्टैब्लिश होता है अफ्रीकन यूनियन इन 1999। कितने मेंबर है, 55 मेंबर स्टेट्स इन अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज अदीस अबाबा इथोपिया, इट इज़ इन अदीस अबाबा इथोपिया। सो श्वाली लैंग्वेज, किश्वाली लैंग्वेज को श्वाली लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये नेटिव लैंग्वेज है विशाली की, जो कहाँ पे मिलता है, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में एंड लिटोरल आइलैंड्स। ईस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है श्वाली एंड किश्वाली। इसको पहली लैंग्वेज है अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन की, जिसको रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन में भी, एंड अफ्रीकन यूनियन की इट इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज श्वाली एंड किश्वाली। श्वाली लैंग्वेज एंड इट्स अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ वशवाली एंड इज एन ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट ऑफ लिटोरल आइलैंड्स। फिर बात करें ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022, इसको पब्लिश कौन करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। So global livability index 2022 established by, it is published by economist intelligence unit, and ये रैंक करते हैं सिटी को ऑन फॉर देयर लिवेबिलिटी क्वेश्चन। सो इट रैंक द सिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिवेबिलिटी क्वेश्चन, यानी बताते हैं द टॉप 10 वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी कौन है। तो इट इज रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडियन सिटीज़ ने काफ़ी पुअरली परफॉर्म किया है इन दिस इंडेक्स। सो ऑस्ट्रिया के शहर वियना ने टॉप किया है यहाँ पे, उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क की। एंड अगर टॉप 10 देखें लाइवेबल सिटी में कौन आता है, तेहरान, तेहरान, कराची, ढाका, लेगोस, लीस्ट 10 लाइवेबल सिटीज़, इनमें नहीं रहना चाहिए दी सब, लीस्ट 10 लाइवेबल सिटी। सबसे बेकार सिटी है तेहरान, कराची, ढाका एंड लेगोस। इंडियन सिटी की बात करें तो बेंगलोर को 146 पोजीशन मिली है, 146। इट इज़ अ लीस्ट लाइवेबल सिटी इन इंडिया, लीस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया, बेंगलोर 146 पोजीशन। एंड दिल्ली की जो है उसकी रैंक है 140th, दिल्ली की रैंक है 140th। सबसे पहले दिल्ली को रखा है 140th पे, मुंबई को 141 पे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चेन्नई, बेंगलोर एंड अहमदाबाद को इंक्लूड किया गया। चेन्नई की रैंक है 142, अहमदाबाद की 143rd। और इससे पहले देखें तो सिर्फ दिल्ली और मुंबई को फीचर किया था अमंग द 173 सिटीज़। अब दिल्ली मुंबई के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद भी इंक्लूड किए गए हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 इज पब्लिश बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें टॉप क्या है, ऑस्ट्रिया वियना। सो सिटी ऑफ
Vienna, Austria. And their state ranking index for National Food Security Act 2022 is released by central government. State ranking index for Food Security Act, इसमें फर्स्ट रैंक आया उड़ीसा का इन द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी. इसको रिलीज किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. एंड उड़ीसा नंबर 1 स्टेट है इन इट्स स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022. सो उड़ीसा की रैंक है फर्स्ट, देन उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, के बाद आंध्र प्रदेश. सो फर्स्ट है उड़ीसा, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश. तो असेसमेंट हुआ है स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का ऑन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स. एक है एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का वाया द पब्लिक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एंड इसमें 3 पिलर्स हैं: कवरेज एंड टारगेटिंग एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डिलीवरी प्लेटफॉर्म एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स. So according to study by Center of Science and Environment, Center for Science and Environment, monsoon is getting hotter than summer. A study by CSE, that is Center for Science and Environment, monsoon is getting hotter than summers. So temperature during the monsoon is 0.3 degrees Celsius higher than that of average summer temperature. So data is released by Center for Science and Environment, a study by Center for Science and Environment. The temperature during the season are 0.3 degrees Celsius higher than the average summer temperatures. When compared to 1951 to 1980, in the past decade, 2012-2021, the anomaly has risen to 0.4 degrees Celsius. So Bharat NCAP क्या है? अगर पूछा जाए what is Bharat NCAP? It's a Bharat New Car Assessment Program. It would accord vehicles a star rating based on their performance in crash test. Crash test में किस तरीके से कार परफॉर्म करेगी उस तरीके से रेटिंग दी जाएगी कार्स को. तो यह है भारत NCAP, that is New Car Assessment Program. तो सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन. तो सेंटर क्या प्रमोट करेगा? ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन. तो गुजरात एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमोट किया था ड्रैगन फ्रूट्स को. वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अब ड्रैगन फ्रूट को प्रमोट करेगी. इसको बोलते हैं सुपर फ्रूट. क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं ड्रैगन फ्रूट के. सो ड्रैगन फ्रूट का नाम थोड़ा चाइनीज़ लगता था, तो इसका बॉयकॉट स्टार्ट ना हो जाए इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया टू कमलम, मीन्स लोटस. टू गिव एंड गुजरात गवर्नमेंट इंसेंटिव ही अनाउंस किए थे कि कमलम उगाओ एंड विल गिव यू इंसेंटिव. सो दिस इज ड्रैगन फ्रूट. इसे पिताया भी बोलते हैं, पिताया ड्रैगन फ्रूट, और इसका नाम रखा है गुजरात गवर्नमेंट ने कमलम, मीन्स लोटस. एंड इसके और भी बेनिफिट है. ये डिग्रेडेड और रेन फेड लैंड में भी उगाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है. एंड सूखे में भी उगाया जा सकता है. इट कैन बी कल्टिवेटेड इन डिग्रेडेड एंड रेन फेड लैंड. यूक्रेन ट्रूप्स को मार दिया स्नेक आइलैंड में. स्नेक आइलैंड किसका है? स्नेक आइलैंड है, अभी देख चुके हैं, इट बिलोंग टू यूक्रेन एंड इज द ब्लैक सी. सो दिस इज स्नेक आइलैंड. सो दिस इज लोकेशन ऑफ स्नेक आइलैंड. ये यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे यहाँ पे स्नेक आइलैंड इन द ब्लैक सी. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने बोला जो भी पर्क्स दिए जाते हैं जो एम्प्लॉयज़ को पर्क्स देते हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ पेनल्टीज़ लगेगी अगर आप फेक इनवॉइसेस जनरेट करते हो. अदरवाइज अगर आप पर्क्स देते हो एम्प्लॉयज़ को तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा. ये क्लियर किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने. सो इसमें क्वेश्चन है कि विच आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट्स और बोथ एज बोरोवर एंड लैंडर्स. कौन बोरोवर एंड लैंडर्स की तरह काम कर सकते हैं इन कॉल मनी मार्केट? पेमेंट बैंक कर सकते हैं, यस. रीजनल रूरल बैंक कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स नहीं कर सकते. They cannot work as a borrower and lenders in the call money markets. So we talk about interbank unsecured loan. अगर बात करें interbank unsecured loan की, कॉल मनी एंड नोटिस मनी. कॉल मनी होता है 1 डे मेच्योरिटी के लिए, कि सपोज एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि हमें पैसे दे दो, हम 1 दिन में लौटा देंगे, तो दैट इज़ नोन एज कॉल मनी. अगर बैंक बोल रहा है कि हम आपको 14 दिन में लौटा देंगे तो वो होगी नोटिस मनी. 14-15 दिन में बोला तो इट विल बी नोटिस मनी. सो इंटरबैंक अनसिक्योर्ड लोन जो ट्रांसफर होते हैं, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन होता है. एक होता है कॉल मनी, इट विल बी फॉर 1 डे मेच्योरिटी, एंड नोटिस मनी फॉर 14 to 15 डे मेच्योरिटी. कॉल मनी एंड नोटिस मनी. सो जो एनविजन मिशन है, ऑर्बिटल मिशन है, वीनस तक जाएगा. एनविजन मिशन किसका है? इट इज़ अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. एनविजन मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. So we'll have to see to what extent international organization like FATF and collaboration effectively control कर रहे हैं terror financing को. So we'll have to write a mains question in 150 words. So मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है सिविल एविएशन सेक्टर में. तो इसमें कौन कौन से एक्ट है? एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 एंड एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937. तो सबको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. और रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है सिविल एविएशन के क्षेत्र में? तो इट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज अ रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन. एंड जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, ये सारे जो भी रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं विद द
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन उसके सारे रेगुलेटरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द रेगुलेटरी फंक्शन विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेटअप किया गया था इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन 1978 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी की रिकमेंडेशन में स्टैब्लिश किया गया था. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन इन सेटअप एज अ सेल इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन and was recognized as an independent department under the Ministry of Civil Aviation in 1987. So it is an independent department under the Ministry of Civil Aviation since 1987. तो ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड ले डाउन करता है, मेजर्ड ले डाउन करता है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ द सिविल फ्लाइट्स एंड द इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया. तो कौन से सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी विच इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 1987. फिर वी हैव एरा दैट इज एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी. इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाई द नोटिफिकेशन इन 2009 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो ये क्या है, एंड इसके बाद पार्लियामेंट ने एक्ट इनेक्ट किया था द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 2008. इसके बाद वो एक्ट बन गया था. तो टैरिफ और जो भी चीज़ें होती हैं, पैसे कितने लगने चाहिए, टैरिफ कितना लगना चाहिए, एयरपोर्ट चार्जेस कितना होने चाहिए, वो सब हमारा बताता है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 2009 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सो इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड की थी इन 2009. सो द स्टैट्यूटरी बॉडी नाउ. सो जो MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन रिकमेंड करता है? इट्स रिकमेंडेड बाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. लेकिन फाइनली डिसाइड कौन करता है MSP को? दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो MSP को सजेस्ट कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. लेकिन फाइनली डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. सो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर 22 मैंडेटरी क्रॉप्स. तो 22 मैंडेटरी क्रॉप्स के गवर्नमेंट MSP प्रोवाइड करता है. एंड इसके बाद FRP होता है, दैट्स फेयर एंड रिमरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन. शुगर के लिए अलग से FRP अनाउंस होता है. तो 14 जो क्रॉप है, 22 में से 14 जो है वो खारिफ है, एंड जो हमारी जो बची बाकी की जो 6 है वो राबी है. तो 14 में ये खारिफ है एंड 6 है राबी क्रॉप्स. सो 22 क्रॉप है MSP के लिए एंड एक है FRP होती है शुगर केन के लिए. तो 14 ये खारिफ है, 6 इसमें राबी है एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप है. तो यहाँ पे एन एडिशन MSP तोरिया एंड डी हस्क कोकोनट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कोपरा एंड डी हस्क कोकोनट. And they are affixed on the basis of MSP of rapeseed, mustard, copra respectively. So these are toria seeds. तो इनके लिए MSP अनाउंस होता है तोरिया. So डी हस्क कोकोनट, इसके लिए भी MSP अनाउंस होता है डी हस्क कोकोनट. एंड दिस इज कोपरा. कोपरा इसके लिए भी MSP अनाउंस होता है. 7 सीरियल्स होते हैं. तो पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी. So this is paddy. And this is wheat, paddy, wheat. This is barley. So jowar, sorghum. So this is bajra, seeds, maize. So this is ragi seeds. So we have seen 7 cereal, that is paddy, wheat, barley, jowar, bajra, maize and ragi. And यहाँ पे 5 pulses होती है, that is gram, ahar, tur, moong, urad and lentil. So this is gram. And this is arar dal and tur dal. Arar dal, tur dal. This is moong dal. This is urad dal. Urad dal. Lentil. So 5 pulses are gram, ahar, tur, moong, urad and lentil. And oil seeds में आता है groundnut, rapeseed, mustard, toria, soybean, sunflower seeds, sesame and safflower seeds, Niger seed and raw cotton. So this is groundnut, मूंगफली. So rapeseed and mustard. So these are toria seeds, soyabean. This is soyabean. These are sunflower seeds. Sunflower seeds. So this is sesame seeds, and this is safflower seeds. Safflower seeds. Now these are Niger seeds. Niger seeds. And this is raw cotton. So government MSP अनाउंस करती है 8 oil seed, that is groundnut, rapeseed, mustard, toria, soybean, sunflower seed, sesame, safflower seeds, Niger seeds and raw cotton. The 7 cereal, 5 pulses, 8 oil seeds. तो यहाँ पे 22 क्रॉप्स में से हमारी 14 होती है खारिफ एंड हमारी 6 होती हैं राबी क्रॉप्स एंड एक होती है FRP फॉर शुगर केन, अलग से अनाउंस होती है. सो द रॉ कॉटन, रॉ जूट, कॉपरा, डी हक्स कोकोनट, शुगर केन,
के लिए होता है फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एंड वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको. सो दिस इज रॉ जूट. सो दिस इज कोपरा. दिस इज डी हस्क कोकोनट. सो दिस इज वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको. इसके लिए भी MSP अनाउंस होती है, वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको. सो वी हैव सीन MSP फॉर 22 मैंडेटरी क्रॉप्स एंड फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन 14 क्रॉप्स, जिसमें से 22 में से 14 खारिफ एंड 6 राबी की होती हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप होती हैं. तो 7 सीरियल्स में पैडी, बीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी. पल्सेस में ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द एंड लेंटिन. एंड ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स, सीसमम, सनफ्लावर एंड नाइजर सीड्स. एंड देन देयर इज अ रॉ कॉटन, रॉ जूट, कॉपरा, डी हक्स कोकोनट, शुगर केन के लिए फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एंड देन वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको. So there is a CBAM, that is Carbon Border Adjustment Mechanism, a carbon pricing system है for proposed for import into the European Union. तो अगर आप यूरोपियन यूनियन में इम्पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कितना कार्बन एमिट किया है वो सब देखा जाएगा अंडर द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो इन्होंने लॉन्च किया है फिट फॉर 55 पैकेज. तो यूरोपियन यूनियन की है यूरोपियन ग्रीन डील. तो यहाँ पे क्लियर बात रखा है कि ये 55% रिडक्शन करेंगे कार्बन एमिशन में एज़ कम्पेयर टू 99 लेवल्स. जो 99 लेवल जो भी था 1990 पे जो भी लेवल था उसका 55% रिडक्शन करेंगे. कब तक? 2030 तक. और क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएंगे बाई 2050 में. ये बोला है यूरोपियन ग्रीन डील. दे सेट आउट टारगेट, एम्बिशियस टारगेट ऑफ 55% रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस कम्पेयर टू 1990 लेवल बाई 2030. एंड क्लाइमेट ये न्यूट्रल हो जाएंगे बाई 2050. तो अभी इन्होंने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच यूरोपियन यूनियन प्लान न्यू कार्बन बॉर्डर टैक्स. सो ऑकस जो इनिशिएटिव था, ऑकस इनिशिएटिव में कौन कौन था? ऑकस में था ऑस्ट्रेलिया, USA एंड UK. ऑकस में था ऑस्ट्रेलिया, ऑकस. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA. एक नया इंडो पैसिफिक कोलिशन लॉन्च किया है, एक है पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, PBP, पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक. पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक इसमें होगा USA, तो इसमें होगा USA, UK, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान. तो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान होगा इन द PBP, दैट इज़ पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक. एक नया इंडो पैसिफिक का कोलिशन बना रहे हैं. ऑकस में क्या था? ऑकस में था दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA. सो स्वीडन एंड फिनलैंड ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया. तो नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. तो नॉर्वे तो ऑलरेडी मेंबर था, स्वीडन एंड फिनलैंड ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया. नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो नाटो सेटअप हुआ था इन 1949 इन वाशिंगटन DC. हेडक्वार्टर्स इन ब्रसल्स, बेल्जियम. तो नाटो का हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स, बेल्जियम. तो इसमें मिलिट्री अलायंस है जिसमें इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस में 30 मेंबर स्टेट्स हैं. 28 तो यूरोपियंस हैं एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन है. 28 यूरोपियन, 2 नॉर्थ अमेरिकन. नाटो फॉर्म इन 1949. सो वुमेन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन को फील्ड्स मेडल मिला है, इसे बोलते हैं नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स. नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स किसको मिला है? वुमेन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन. सो दिस इज मैरिना वियाजोव्स्का. इसको मिला है फील्ड्स मेडल जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, दैट इज मैरिना वियाजोव्स्का. सो शी इज़ यूक्रेनियन मैथमेटिशियन. इसको मिला है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स. तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इट्स द ओनली हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम बरोआ माइट. तो यहाँ पे बरोआ माइट नहीं होते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली मेजर हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम बरोआ माइट. तो किस केस में GDP एंड NDP में डिफरेंस कम क्या होता है? NDP क्या था? नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू GDP माइनस डेप्रीशिएशन. सो अगर डेप्रीशिएशन कम होगा, कैपिटल डेप्रीशिएशन कम होगा, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हाई होगी, तो कम डिफरेंस होगा NDP एंड GDP में. तो इफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज हाई एंड कैपिटल डेप्रीशिएशन लो, देयर विल बी लेस डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP. टू मीट द इमरजेंसी डिमांड, RBI इशू करता है कैश मैनेजमेंट बिल ऑन द बिहाफ द गवर्नमेंट टू मीट द इमरजेंसी डिमांड. तो ये शॉर्ट टर्म बिल होते हैं एंड दे आर एलिजिबल एज SLR सिक्योरिटीज़ फॉर बैंक. तो अगर बैंक इनको खरीदते हैं तो वो SLR सिक्योरिटी में काउंट करे जाएंगे कैश मैनेजमेंट बिल्स. सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. दिस इज न्यू दैट सेविंग चेन कुरिंजी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. चेन कुरिंजी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. तो हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम है सेंतुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसका नाम भी चेन कुरिंजी से आया है. स्पीसी दैट इज एंडेमिक टू अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर. तो हमारी चेन कुरिंजी जो है हमारी कहाँ पे मिलती है? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर में मिलती है. एंड जो हमारी सेंतुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम भी चेन कुरिंजी से आया है. चेन कुरिंजी हमारी कोलम डिस्ट्रिक्ट में आ रही सेंतुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. तो दिस इज सेंतुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. एंड यहाँ पे हमारा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इन केरला. अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. सो इंडिया ने अभी ऐड किया है
450 species to the faunal database. Fauna, flora and fauna. Fauna means animal species. 540 animal species ऐड किया in the faunal database. So एक नया मैमल स्पीसीज डिस्कवर हुआ है, इसका नाम है क्रॉसीड्यूरा नार्कोंडेमिका. एक वाइड टूथ श्रू है फ्रॉम द नार्कोंडम आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स.